हेलो स्टूडेंट, आई एम किरण जोत कौर। वेलकम टू एग्ज़ाम की क्लासेस। जैसे कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था हिस्ट्री का, जिसमें हम वॉइस रॉय कर रहे थे, गवर्नर जनरल कर रहे थे। उसका सेकंड पार्ट आज करेंगे। ओके, हमने स्टार्टिंग में जो कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग से लेके कैसे कैसे मतलब बदलाव आए थे, वॉरेन हेस्टिंग से लेके क्या क्या पॉलिसी बनाई गई, कौन कौन से लीडर के टाइम को क्या क्या हुआ था, हमने ये सारा पढ़ लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो भी कर लिया। आज हम करेंगे नेक्स्ट लॉर्ड आर्मर्स से करेंगे। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, ये लॉर्ड आर्मर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट बार पढ़ना था, हाँ, लॉर्ड मेटकैफे से पढ़ेंगे। ठीक है, मेटकैफे हो गया, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबर्ग और लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये टॉपिक है, इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन ये वो जो गवर्नर जनरल हुए हैं इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें क्या सभी गवर्नर जनरल को कवर करना है। ओके, तो लॉर्ड मेटकैफे 1835 से 1836 तक रहे। इनके टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी प्रेस एक्ट पे, स्पेशली जो इंडिया में जो अखबार छपते थे, लोकल न्यूज़पेपर, वो क्या था मतलब कि जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ लिखते थे कि वो लोगों को जागरूक करते थे, अपने ओपिनियन रखते थे कैसे कैसे जो ब्रिटिश है हम पे जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, ये बात जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। ये रिस्ट्रिक्शन वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट करी थी। ओके, लेकिन आगे जाके जो लॉर्ड मेटकैफे थे, ठीक है, लॉर्ड मेटकैफे ने क्या करा, जो सारी जो नया एक्ट पास किया जिसका नाम था न्यू प्रेस एक्ट 1835। न्यू प्रेस एक्ट 1835 के अंडर जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था, वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपते थे, उनको क्या, उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पॉइंट है या क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इनके बारे में, लॉर्ड मेटकैफे के बारे में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला याद रखना है कि लिबरेटर किसे बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोलते हैं। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोलते हैं, लॉर्ड मेटकैफे। क्यों? क्योंकि इन्होंने नया कानून लाया था जिसके अंडर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, जो भी पाबंदियां लगी हुई थी इंडियन प्रेस पे, ठीक है, स्पेशली जो न्यूज़पेपर भारत की जो लैंग्वेज थी वहाँ उसमें छपते थे, उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो हटा दी थी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ये रहे थे 1836 से 1842 तक। इनके टाइम क्या हुआ था, एक तो पहली अफगान वार हुई थी, दूसरी महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हुआ था जब ये गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कहाँ के, इंडिया के। ठीक है, तो आपको वो भी याद रखना है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले क्या थे, ये गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर बने ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर एक्ट आया, फिर ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे जाके ये पोस्ट क्या बन जाएगी जब 1857 की क्रांति होगी। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी, तब ये पोस्ट, नई पोस्ट क्या बन जाएगी, वॉइस रॉय। फिर ये क्या कहलाएंगे, वॉइस रॉय। अब तक क्या है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो मैंने जैसे एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड, और यही क्वेश्चन आपके 2-3 साल तक वैसे ही आते रहेंगे और बाद में भी आते रहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप अच्छे से एक बार तैयारी कर लो। ओके, और एग्जाम क्वालिफाइड कर लो, क्लियर कर लो। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबर्ग, 1842 से 1844 तक रहे थे। इनके टाइम सिंध पे कब्जा किया गया था। ठीक है, सिंध पे कब्जा किया गया था और ग्वालियर के साथ लड़ाई हुई थी। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद, ठीक है, जितने भी मतलब उनके बेटे थे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग टाइम पे गद्दी संभाली थी। ठीक है, राजे बने थे, लेकिन वो उतने उनका दूरंदेशी नहीं थे, दूर का विजन नहीं था, उतने काबिल नहीं थे जितने महाराजा रणजीत सिंह थे। ठीक है, तो बाकी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में या फिर एंग्लो सिख वॉर, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं ब्रिटिश के साथ या अदर मुगलों के साथ, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो सारा पंजाब हिस्ट्री का पार्ट है। वो मैंने ये आपको एंग्लो सिख वॉर
ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बाकी जो भी संधियाँ हुई हैं वो मैंने पंजाब हिस्ट्री में करवा रखा है। ठीक है, एग्ज़ाम की क्लास में जब आप ऐप डाउनलोड करोगे एग्ज़ाम की क्लास, ठीक है, एग्ज़ाम की क्लास ऐप पे पंजाब हिस्ट्री की क्लासेस हैं जिसमें पंजाब हिस्ट्री को डिटेल में करवाया हुआ है। ओके, उसके बाद ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे भ्रूण हत्या, ठीक है, जो मतलब कि अगर लड़की का मतलब लड़की है तो उसको पहले ही मार देना, ठीक है, बचपन में ही, तो वो मतलब उसको रोका था इन्होंने। और जो चाइल्ड सेक्रीफाइस है, बच्चों का बलि देते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ भी इन्होंने बोला था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम यही हुआ था कि एंग्लो सिख वॉर हुई थी, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। बाकी जो पंजाब हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो अलग से पंजाब जीके की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, और हम और भी उसको अपडेट करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। और भी पंजाब जीके के जैसे आपको पता है कि हमने क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जिसमें एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है, और भी हम एमसीक्यू कराएंगे, और जितनी भी अपडेशन और आएगी वो भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम करे हैं अपने टाइम, ठीक है, तो इनके बारे में एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ओके, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या करा था, इनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जो काफ़ी मतलब फेमस थी, ठीक है, जिनके कारण आगे जाके जो होगा 1857 की क्रांति होगी, 1857 का रिवोल्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया पे पूरा तो अंग्रेजों ने कब्जा कर ही लिया था, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन पे मतलब कि इनको था कि हम आराम से कोई और पॉलिसी लाके कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश ने सिर्फ एक नीति नहीं अपनाई, एक पॉलिसी नहीं अपनाई इंडिया में कब्जा करने के लिए। ठीक है, उन्होंने जहाँ लगा वहाँ पे लड़ाई करी, जहाँ पे उनको लगा कि हम मतलब कोई पॉलिसी लाके, जैसे वेलेस्ली लाए थे सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी कि अपनी आर्मी को तैनात कर देना। ठीक है, वैसे ही लॉर्ड डलहौजी भी अपनी कुछ पॉलिसी लाए थे, मतलब बाकी बचे हुए जो इंडिया के छोटे छोटे स्टेट थे, बाकी इंडिया के छोटे छोटे स्टेट थे उनको अपने मतलब कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पॉलिसी थी, एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हड़प नीति। ठीक है, इसको बोलते हैं हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, और इसके अंडर कौन सी भारत के राज्य थे जो ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण आगे जाके क्रांति होगी। ठीक है, 1857 की क्रांति होगी। ठीक है, उसके और भी मेजर रीजन थे, लेकिन ये एक मेन रीजन था। ठीक है, तो इसमें क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी इसमें क्या था कि जो भी स्टेट्स हैं, स्पेशली डिपेंडेंट स्टेट है, जो भी डिपेंडेंट स्टेट है जो निर्भर है ब्रिटिश पे, उनके जो रूलर है, उनका जो रूलर है उसकी जो डेथ हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, उसका अगर नेचुरल हायर नहीं होता, नेचुरल हायर अगर कोई उसका बेटा नहीं है जिसका क्या है खून का रिश्ता, अगर कोई उसका नेचुरल हायर नहीं है, ठीक है, खून का रिश्ता नहीं है, मतलब अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, तो अडॉप्ट किए हुए बच्चे को वो नहीं मानेंगे। अगर तो उनका अपना खून का है, ठीक है, तो वो रूलर बनेगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, हड़प नीति के अकॉर्डिंग। अगर नहीं है तो अडॉप्टेड, अगर वो बच्चा गोद लेंगे, अडॉप्टेड सन या डॉटर को रूलर नहीं माना जाएगा अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। ठीक है, यही कारण है कि जो झांसी की रानी थी, ठीक है, उनका अपना बच्चा नहीं था। ठीक है, उन्होंने गोद लिया हुआ था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि ब्रिटिश को जो झांसी है वो हम अपने कब्जे में ले रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, क्योंकि आपका नेचुरल हायर नहीं, नेचुरल वारिस नहीं है। ठीक है, तो इसका विद्रोह किया गया था कि क्योंकि रूलर राजा, उनका कहना था कि ये हमारी जो है इंटरनल मैटर है। ठीक है, हम किसी को भी राजा बनाएं, ठीक है, किसी को भी आगे मतलब कि राजा बनाए, किसी को भी गोद लें, वारिस बनाए, इसमें ब्रिटिश का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के कारण कई जगह पे इसका विद्रोह किया गया और क्रांति हुई थी। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर कई जगह पे मतलब कि कंट्रोल किया गया, कब्जा किया गया। ठीक है, अपने अधीन किया गया ब्रिटिश के द्वारा, जैसे कि सतना, ठीक है, सताना, जयपुर, संबलपुर में, ठीक है, संबलपुर, उदयपुर, झांसी,
ठीक है, नागपुर एंड अवध। ठीक है, अब ये सारी जगह के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी स्टेट थी, या कौन सी डिपेंडेंट स्टेट थी, या कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, या कौन सी रियासतें थी जहाँ पे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी ला के अपने कंट्रोल में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पंजाब। ठीक है, पंजाब में भी पूरा मतलब लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो एंग्लो सिख वार हुई, सेकंड एंग्लो सिख वार हुई, ठीक है, जिसमें जो सिख थे, ठीक है, सिख रियासत थी वो हार गई थी। उसका रीज़न था कि अंदर से जो मतलब कि जो मेन लीडर थे वो ब्रिटिश के साथ रले हुए थे। ठीक है, वो हम डिटेल में हमने पढ़ा था जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, पंजाब हिस्ट्री। ओके, तो पंजाब पे भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पंजाब पूरा किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो इस पे कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, पंजाब और अवध। ठीक है, इन दोनों पे लॉर्ड डलहौजी की एक और पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्न। ठीक है, कि मतलब जो स्टेट मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि अच्छे से उनकी जो रियासतें हैं, उनके जो राजा है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी रियासत को, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लो। तो इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने पंजाब और अवध को अपने कंट्रोल में लिया था। ठीक है, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में लिया था। ओके, तो ये दो पॉलिसी है जो किसकी है, लॉर्ड डलहौजी की। तो इसे याद रखना, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं जो भी बोलती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे लिख रही हूँ, जब बोल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। चाहे आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नायब तहसीलदार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अदर स्टेट्स का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप सेंटर के एग्जाम रेलवे, CDS या फिर आर्मी का भी एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर UPSC के एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था, वुड एजुकेशनल डिस्पैच। ठीक है, ये पास किया गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, किसे बोलते हैं, वुड डिस्पैच एक्ट को, वुड एजुकेशनल डिस्पैच एक्ट को। ठीक है, इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंडर क्या था, हमने पीछे एक बार पढ़ा था कि लॉर्ड मैकुले लेके आए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज कुछ लोगों को पढ़ाओ। ठीक है, जो ऊपर के लोग हैं, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे हैं इंडिया में, तो उनको इंग्लिश सिखाओ बस, ताकि हम ट्रेड्स वगैरह कर सके। सबको इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन इसमें क्या था, जो वुड डिस्पैच एक्ट आया था, कानून आया था, इसके अंडर कंपल्सरी कर दिया गया कि जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे, और जो हायर स्कूल है उसमें इंग्लिश लगाओ। ठीक है, वहाँ पे लोग बच्चों को इंग्लिश सिखाओ। तो ये क्या था कि इंग्लिश थी मासेस के लिए, सबके लिए, मतलब ज़्यादा वर्ग के लिए। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ा था लॉर्ड मैकुले, ठीक है, आपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें मैंने बताया था कि वो था कि इंग्लिश कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो वुड डिस्पैच एक्ट था ये था कि इंग्लिश सिखाओ हर एक को। ठीक है, जब आप स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सबको इंग्लिश आएगी, बड़े हाई स्कूल में इंग्लिश सिखा रहे हो तो आप मतलब पूरे इंडिया में इंग्लिश को फैला रहे हो। ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था कि इंग्लिश, जो भारत में इंग्लिश आई ना, पूरे मासेस में सभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश, स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम जब स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों, इस एक्ट के कारण हुआ। ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा बोलता है। मैग्ना कार्टा कोई रेवोल्यूशन आना, कोई बड़ी चीज़ आना, ठीक है, कोई बड़ा बदलाव आना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इन इंडिया किसे बोलते हैं, वुड डिस्पैच एक्ट को बोलते हैं, जब वुड एजुकेशनल डिस्पैच 1854 को बोलते हैं। ये किस टाइम आया था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद, ठीक है, जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी, जो रेलवे लाइन बनी थी भारत में, वो किसके टाइम बनी थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चली थी मुंबई टू थाने, जिसको बॉम्बे बोलते हैं पहले, बॉम्बे टू थाने। ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, और इसने कितना सफ़र तय किया करा था, 34 किलोमीटर।
और इसमें कितने पैसेंजर, कितने लोग गए थे, 400 लोगों ने सफ़र किया था इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, रेलवे लाइन फर्स्ट टाइम चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने, ठीक है। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम चली थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम चली थी, ठीक है। तो उसके बाद ये तो अभी तक क्वेश्चन, ये अभी तक उन्होंने नहीं पूछा कि कितने किलोमीटर चली थी या कितने लोग थे, लेकिन हो सकता है आगे जाके वो ये भी पूछे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये है कि आपके एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से दोनों तैयारी हो जाए, कॉन्सेप्ट की हो जाए, क्लैरिटी भी आ जाए और आपको कैसे एमसीक्यू बनते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे ही करके ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो टॉपिक एक बार जैसे मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आए हैं और जो आगे जाके बनते हैं वो आपको एक ही टॉपिक में करवा रही हूँ, ओके। आगे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ भी किस टाइम शुरू हुआ था, ये भी शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम, ठीक है। जो टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी पहले वो कहाँ तक थी, कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता टू आगरा, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन जो शुरू हुई थी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ था वो भी किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854, ठीक है। इसी के टाइम, ठीक है, डिपार्टमेंट बना था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, सॉरी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम एक और चीज़ हुई थी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बना था, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट बनाया गया था देख रेख रखने के लिए, जो भी कैनाल्स बनेगी, नहरें बनेगी, ब्रिज बनेंगे, पुल बनेंगे, रोड बनेंगी, सड़कें बनेंगे, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसका काम काज को देखना है, ठीक है, उसके लिए पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। तो गंगा कैनाल्स जो थी, मतलब गंगा कैनाल्स बनाई जाएगी, ये भी इसी टाइम मतलब लिया गया था, मतलब बोला गया था। विडो, ठीक है, विंडो नहीं विडो, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। उस टाइम क्या था कि जो विधवा थी, अगर एक बार जब विधवा हो जाती तो वो शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करा था कि जो लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। इसके अंडर जो विधवा थी, ठीक है, जो छोटी उम्र में क्या होता था कि पहले क्या होता, 15-16 साल की लड़कियों की, चाहे उससे भी कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है। तो वो टाइम से पहले मतलब उनके पति की डेथ हो जाए तो विधवा हो जाती थी, मतलब 15-16 की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती थी, फिर सारी उम्र उनको विधवा की लाइफ जीनी पड़ती थी, ठीक है। तो जो कि एक बहुत ही मतलब कि गलत था, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो इसलिए ये विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था कि ताकि उनके साथ जो ये जुल्म होता है वो ना हो, ठीक है। तो वो दोबारा शादी करना चाहती हैं तो वो दोबारा शादी कर सकें, ठीक है। अब इसमें किसका योगदान था, किस इंडियन लीडर का योगदान था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मतलब विडो मतलब विधवा जो हो जाती है उनकी दोबारा शादी के लिए बोला था, ठीक है। जो विधवा रहती है उनकी शादी नहीं होती तो उन्होंने इस कुरीति के खिलाफ बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ओके। और क्या हुआ था, और दूसरा कि जैसे आपको पता है ब्रिटिश अब आए हैं, अब ब्रिटिश अब रहते हैं ठंडे एरिया में, ठीक है। अब इंग्लैंड वगैरह में ठंड पड़ती है, जब इंडिया में आते हैं दिल्ली में उस टाइम बहुत गर्मी होती थी, तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक काम किया कि शिमला को कैपिटल बना दिया, शिमला को सेकंड कैपिटल बना दिया, ठीक है। इसको क्या बना था, कैपिटल बना दिया, और परमानेंट हेडक्वार्टर भी बनाया गया, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लॉर्ड डलहौजी के रिलेटेड थे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, किस जो एंग्लो सिख वार हुई, फाइनल एंग्लो सिख वार हुई, ठीक है, इसमें पंजाब पे कब्जा कर लिया गया, पंजाब अंदर ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के आ गया, ठीक है। वुड डिस्पैच एक्ट आया कि एजुकेशन, अब जो इंग्लिश है वो सब सीखेंगे, ओके। रेलवे लाइन बनी थी, टेलीग्राफ लाइन बनी थी, जो गंगा कैनाल्स बना था, ठीक है। और क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था इस टाइम, ठीक है। ऐसे जो मैंने पीछे पढ़ा सती एक्ट, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए, सती एक्ट कौन लेके आया था, ठीक है, पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ये पॉइंट जरूर याद रखने आपको जो जो इम्पोर्टेंट है। और एक और इसके ना इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना था, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, किसके टाइम, लॉर्ड डलहौजी के टाइम ये कॉलेज बना था, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अब हम नेक्स्ट करते हैं।
ओके, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है? लॉर्ड कैनिंग, 1856 1862। इनके टाइम 3 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, ठीक है, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में, ठीक है। इनके टाइम में बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जिसको अंग्रेज जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत इंजॉय से अपनी लाइफ जी रही थी कि हमने तो भारत के जो बड़े बड़े राजे हैं, महाराजे हैं, जो इतने साल से राज कर रहे हैं, उन पे हमने कब्जा कर लिया, अब हम शांति पे भारत पे राज कर सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत में भारत की जनता ज़्यादा पावरफुल है उनके राजे महाराजाओं से ज़्यादा, ठीक है। जब ब्रिटिश ने अपनी मनमर्जी करी, ठीक है, ब्रिटिश ने अलग अलग जो पॉलिसियाँ लाई, जैसे हमने पढ़ा था पीछे महलवाड़ी सिस्टम, रियातवाड़ी सिस्टम आया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसानों को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, जमींदार ले जाते थे शेयर, और अगर जमींदार भी टैक्स पे नहीं कर पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनको भी जमींदार की पोस्ट से निकाल दिया जाता था। और इंडस्ट्री तो वैसे ही उन्होंने ठप कर दी थी भारत की, जो अपने रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, बाहर से फिनिश प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के सस्ते रेट में बेचते थे। उससे इंडस्ट्रीज भी भारत की ख़त्म होगी, फार्मर भी ख़त्म हो गए, और जो राजे रियासतें थी उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया। जैसे जो मराठा में पेशवा थी, पेशवा की पोस्ट को हटा दिया, उनको पेंशन पे रख दिया। जितने भी मुगल राजा थे उनको पेंशन पे रख दिया, इवन उनकी पेंशन भी कम कर दी, ठीक है। वॉन हेस्टिंग टाइम हमने पढ़ा था कि 32 लाख पेंशन थी, उनकी 16 लाख कर दी। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार करे थे ब्रिटिश ने, तो जिसके कारण जो आम जनता थी वो दुखी हो गई थी। दूसरा, वो ब्रिटिश को आउटसाइडर मानती थी, वो बोलती थी बाहर के लोग हैं, कई तो बोलते थे ये एलियंस है, गोरे गोरे लोग हैं, एलियंस है, बाहर से कहीं से आए, पता नहीं कहाँ से आए, हम पे अत्याचार करे। वो अपने भारत के राजे महाराजे अत्याचार करे, वो उनको अत्याचार नहीं लगता था, क्योंकि वो बोलते थे ये हमारे राजे हैं, ठीक है। लेकिन वो ब्रिटिश को अपने राजे नहीं मानते थे। ऊपर से बाहर के लोग, उनकी लैंग्वेज अलग, तो उनको लगता था कि पता नहीं कौन चीज़ है ये, ठीक है। तो इसलिए आम जनता ने भी मतलब इसका अंदर वो था गुस्सा बढ़ने लग गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो अलग से ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छुटकू टॉपिक है, लेकिन इसमें से मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं। इवन IAS IPS के एग्जाम में भी ये फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दे, सेंटर का या स्टेट का, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से लीडर इसमें लड़े थे, ठीक है, ऐसे कौन से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे या वॉइसरॉय थे जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी थी, इस क्रांति को। ये क्रांति कहाँ हुई, किस डेट को स्टार्ट हुई, क्या रीज़न था, क्या बुक्स लिखी गई इस पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वैसे तो मैंने एग्जाम की क्लास पे करवा रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक मैं आपको दोबारा करवाऊं तो ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ये टॉपिक मैं दोबारा करवा दूंगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक है। अब क्या था 1857 की क्रांति हुई, जैसे मैंने बताया बहुत कारण थे, ठीक है। राजे महाराजाओं के अपने कारण थे, जमींदारों के अपने कारण थे, उनकी पोस्ट छीन ली, किसानों के अपने कारण थे, ठीक है, जो पेंशन पे रख दिए गए थे मराठा वगैरह, ठीक है, सबको जो ह्यूमिलेट किया गया था, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्पिरेसी करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो धोखाधड़ी करके जो कब्जे करे थे, ठीक है, उनके कारण लोगों में विद्रोह था, ठीक है। इसलिए जो अंग्रेज थे, जो आराम से सो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो जाग गए। तो इस क्रांति के कारण बहुत काफ़ी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बदलाव करने पड़े। इस चीज़ का जो रोला था, इस चीज़ की वॉइस थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उठी थी, ठीक है। वहाँ पे ये आवाज़ आई कि ये क्रांति हुई, इस बार तो हम बच गए, अगली बार हम नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे बदलाव करे थे। सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, एक कानून पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कानून लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। उन्होंने बोला खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, ठीक है। उन्होंने बोला अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब सीधा कौन कंट्रोल करेगा भारत को, इंडिया को, अब सीधा भारत को कंट्रोल करेगा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश के जो महाविरानी क्वीन होती है, ठीक है, उसका राज होता है, तो वो सीधा डिसीजन देगी, ठीक है। अब सीधा ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिसीजन होंगे, मेजर जो भी होंगे उनका सीधा कंट्रोल होगा अब भारत के ऊपर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। ऑलरेडी जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, बहुत सारे कानून आए थे जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑलरेडी उन्होंने रोल कम कर दिया था, उनसे मोनोपोली छीन ली थी, ट्रेड के डिसीजन खुद ले लिए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि वो बहुत सारे वो करने के रिश्वतखोरी चलने लग गई थी, ठीक है। तो इसलिए जब 1857 की क्रांति हुई
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला, कंपनी को बोला अब तुम रहने दो, अब ट्रेड की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है, अब है इंडिया को हमें संभालना है, हमारा कंट्रोल सीधा होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसीलिए जब ये एक्ट पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब इसमें मेजर बदलाव क्या हुए, ठीक है, मेजर एक तो ये हो गया कि सीधा ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया, ठीक है। दूसरा, अब जो हम पोस्टें पढ़ रहे थे, जैसे हमने कैसे पढ़ा, बंगाल से स्टार्ट हुआ, बंगाल से स्टार्ट हुआ तो पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट आई, मतलब जो हेड रहेगा मतलब ब्रिटिश की तरफ से। फिर इस पोस्ट का नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये कौन कौन है मैं साथ साथ बता चुकी हूँ कि फर्स्ट गवर्नर बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इस पोस्ट को चेंज करके लिख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब ब्रिटिश सिर्फ बंगाल पे कब्जा नहीं कर रही थी, ब्रिटिश का पूरे इंडिया पे कंट्रोल था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को बदल दिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंडर। अब इसका नया नाम क्या रखा गया, बहुत सुंदर नाम रखा, वॉइस रॉय, ठीक है, और छोटा कर दिया और बहुत ही यूनिक नेम रख दिया, वॉइस रॉय। अब हम जितने भी आगे पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, वॉइस रॉय। अब फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये एक्ट किसके टाइम आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्ट किसके टाइम है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम। इसलिए हु इज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय कौन है ब्रिटिश इंडिया का, लॉर्ड कैनिंग, किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंडर। इसके अंडर एक और मतलब पोस्ट क्रिएट की गई जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश की जो मेंबर्स हैं या कैबिनेट है उनका मेंबर होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश को। अब जो भी डिसीजन वॉइस रॉय होगा वो इसको बताएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन को सीधा पार्लियामेंट में वो बताएगा सारा कि ऐसे ऐसे इंडिया में काम चल रहा है, ठीक है, या फिर वॉइस ऑफ रॉय सीधा वहाँ पे पार्लियामेंट में बात कर सकता है। अब ये दो बड़ी पोस्टें क्रिएट की गई, लेकिन जो मेजर कंट्रोल करेगा वॉइस रॉय करेगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पीछे से कंट्रोल करेगा। जैसे मान लो कि देशों का प्रधानमंत्री है वॉइस रॉय, ठीक है, और प्रेसिडेंट हो गया एसओएस, जो पीछे से मेजर डिसीजन बताएगा, ओके। तो ये नई पोस्ट क्रिएट की गई, इसलिए फर्स्ट वॉइस रॉय, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन था, और जो 1857 की क्रांति हुई वो किस वॉइस रॉय के टाइम हुई थी, लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग एक तरह के अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है पीछे, क्योंकि यहाँ तक क्या थे वो, यहाँ तक क्या है वो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूछ सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर को अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब कानून बना, एक्ट आया, ठीक है, तो अब ये पोस्ट चेंज होगी, क्या होगी, वॉइस रॉय। अब ये क्या बन गए, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ओके, समझ आया, ये पॉइंट्स आप लिख लेना, भूल जाओगे, ओके, ठीक है। 1857 तो 1862 का ये था, ओके ओके। नेक्स्ट है, और क्या हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1857 आएगा क्योंकि वॉइस रॉय बन गया वो, ठीक है। 1862 तक वॉइस रॉय रहे थे इंडिया के, वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि तब ब्रिटिश का राज था, ओके। तो और क्या होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के और क्या हुआ था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ठीक है, हड़प नीति जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, 1859 में इसे ख़त्म कर दिया गया, जो किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, क्योंकि जो क्वीन थी, अब ब्रिटिश की उसने बोला था अब कोई हम क्या इंटरफेयर नहीं करेंगे जो रियासतें हैं, लेकिन ये बात उनके कहने की थी, इंटरफेयर उनका पूरा ही था, ठीक है। और क्या हुआ था, इस टाइम इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। अब इसके बाद है क्रांतियाँ ही होंगी, क्योंकि अब लोग जाग रहे हैं, ठीक है, अब लोग तंग आ गए हैं ब्रिटिश से। इंडिगो रिवोल्ट ये हुआ था 1859 से 1860 तक, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर दीनबंधु मित्रा ने बुक भी लिखी थी, नील दर्पण, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई और ये किस रिवोल्ट, किस क्रांति के लिए करी गई थी, इंडिगो रिवोल्ट। बाकी इंडिगो रिवोल्ट है क्या, ठीक है, और भी कई जो क्रांतियाँ हुई हैं जैसे किसानों से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड, ठीक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम चंपारण, खेड़ा रिवोल्ट और जो भी अदर है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद है और क्या था कि जेम्स विल्सन, ठीक है, और इसमें क्या चेंजेस किए गए, जेम्स विल्सन को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर,
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लिख लो, एग्जाम में काम आएगी। जेएम विल्सन, ठीक है, इन्होंने ये क्यों इंपॉर्टेंट है इनका नाम यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जेम्स विल्सन ने। ओके, वैसे अगर आपको पूछे कि जो इंडिया की नेशनल जो इनकम थी वो काउंट की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, जो जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी लिखी थी कि कैसे ब्रिटिश भारत का जो सारा खजाना है वो ब्रिटिश लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेशनल इनकम किसने काउंट करी थी, दादा भाई नौरोजी ने, ये याद रखना। और इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स विल्सन ने। और इस टाइम एक और बदलाव किया था, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, स्लेवरी बैन कर दी गई थी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, ठीक है, जैसे गुलामी किसे कहते हैं कि जब आप किसी से काम करवाते हो, दिहाड़ी कराते हो, लेकिन उसको पैसे नहीं देते, चाहे वो एक दिन की दिहाड़ी हो, चाहे महीने की या सालों की, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लेवरी। जैसे दास बना के रखना, ठीक है, या दासी बना के रखना, उसको बोलते हैं स्लेवरी, गुलामी। तो इसको ख़त्म बैन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है आप लॉर्ड एलिंगटन, ये बने थे, बाद में लॉर्ड कैनिंग के बाद वॉइसरॉय बने थे। इनके टाइम एक ही हुआ था वहाबी मूवमेंट, वैसे ही मूवमेंट चलाई गई थी। अब वहाबी मूवमेंट का फाउंडर पूछ लेते हैं। वहाबी मूवमेंट का फाउंडर है सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है, जहाँ पे सीधा बरेली भी लिख सकते हैं, सैयद अहमद ऑफ बरेली या बरेली। ठीक है, अब ये मूवमेंट कोई नई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन लॉर्ड एलिंग के टाइम, ये 1857 की क्रांति के टाइम में क्यों हिस्ट्री में इसका नाम आया, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो जो वहाबी मूवमेंट थी वो उनके पीछे पड़ गई, ब्रिटिश के पीछे पड़ गई। ये वहाबी मूवमेंट बहुत पुरानी मूवमेंट है। पहले इनका मेन मोटिव क्या था कि जिहाद अगेंस्ट सिख, जो पंजाब में सिख है उनको वहाँ से निकालना। ठीक है, बाद में जब इनको लगा ब्रिटिश तो बहुत जालिम है, बहुत अत्याचार करें, तो उन्होंने नया मोटो चलाया, नया एम था उनका, जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, ये वहाबी मूवमेंट वैसी मूवमेंट है जैसे हर धर्म की अपनी अपनी मूवमेंट चली थी, ताकि उसमें रिफॉर्म लाया जा सके, ताकि उनको मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए। ठीक है, अपने अपने कल्चर और रिलीजन के बारे में बताया जाए और डिफेंड किया जाए। ठीक है, तो वैसे ही था। बस आपको ये याद रखना वहाबी मूवमेंट का फाउंडर कौन है। ऐसे ही जैसे कुका मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, ठीक है, ब्राह्मो समाज, तो दयानंद सरस्वती की आर्य समाज, ये बहुत सारी कुछ है जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, वलीउल्लाह मूवमेंट कौन सी है। ठीक है, वलीउल्लाह मूवमेंट कौन सी है। ठीक है, बच्चों ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो वलीउल्लाह मूवमेंट को वहाबी मूवमेंट बोलते हैं, दोनों एक ही है। ओके, ये याद रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप हमारे बेस्ट स्टार्ट हैं पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम या आप तहसीलदार का तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब कॉर्पोरेट सोसाइटी की तैयारी कर रहे हो, या आगे जो पंजाब सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होगा, या फिर जो सेंटर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, या अदर स्टेट के आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सेम रहेगी, और मैथ्स, रीजनिंग सेम रहेगा। हमारा क्या होता है कि हम ज़्यादा ये नहीं है कि आपको 400-500 वीडियो दे देंगे, पुरानी दे देंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करते, हम टू द पॉइंट नई वीडियो लाते हैं, और कम टाइम में शॉर्ट थोड़ी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी वीडियो में आते हैं। ठीक है, उसी लेक्चर से आते हैं। ठीक है, तो हम जो कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं वो टू द पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। ठीक है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, आपको कैसे ट्रिक में कैसे फंसा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। हमारा क्लासेस लेने का आपको ये एडवांटेज रहेगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हो गए टू द पॉइंट हो गए, क्लियर होंगे, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और एमसीक्यू भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि आपके दोनों अच्छे से तैयारी हो। कई बार क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन पेपर में जाकर नर्वस हो जाते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो कई बार क्या होता है, आप सीधे एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन कब आया, कौन क्या है। ठीक है, अब कई बच्चों को यही पता गवर्नर जनरल का क्या होता है, वॉइसरॉय क्या होता है, यही कन्फ्यूजन बहुत रहती है। एक्ट्स क्या होते हैं, बिल क्या होते हैं, मेजोरिटी बिल कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, बिल कैसे पास होते हैं। तो ये क्या, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ओके, तो यही हमारा मेन रहता है। तो इसलिए आपको अगर क्लासेस लेनी है, चाहे वो ऑफलाइन लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नंबर है, अगर आपको कोई डाउट भी है, ठीक है, आपको कोई डाउट वगैरह क्लियर करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको मेरे से भी बात करनी है, जीएस के रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसमें हम पीडीएफ
वगैरह और कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको जो मैं क्लास अभी करवा रही हूँ उसकी अगर PDF वगैरह चाहिए तो हमारा एग्ज़ाम की क्लास ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। अगर आपको मतलब कि आप पास में ही हो, यहाँ चंडीगढ़ के पास जो डेराबस्सी है, मोहाली का एरिया, वहाँ पे हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम फुल कोर्स कराते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी अवेलेबल है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम क्या खास हुआ था? इनके टाइम हाई कोर्ट बनी थी कलकत्ता में, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1864 से लेके 1869 तक। ठीक है, अगर आपको पूछे कोई फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वॉन हेस्टिंग्स टाइम सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में। ठीक है, हाई कोर्ट बनी आगे जाके कलकत्ता में, बॉम्बे एंड मद्रास में। ठीक है, इनके टाइम भूटान वार हुई थी 1865 में। इसके बाद नेक्स्ट वॉइस रॉय है लॉर्ड मयू। लॉर्ड मयू 1869-1872 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके टाइम 2 कॉलेज बने थे, एक कथेवाड़ा में बना था राजकोट कॉलेज, और एक मयू कॉलेज बना था अजमेर में, नहीं अमृतसर में नहीं, अजमेर में। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अजमेर में बना था। ठीक है, इन्होंने स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट करी थी, और इन्हीं के टाइम पहली बार जनगणना की गई थी, सेंसस। ठीक है, पहली बार सेंसस किया गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, ये सेंसस किया गया था 1871 में। ठीक है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, आगे जाके जो आएंगे लॉर्ड रिपन आएंगे वॉइसरॉय, उनके टाइम दोबारा जनगणना होगी, वो सक्सेसफुली जनगणना होगी। ठीक है, इन्होंने कोशिश करी थी लेकिन जनगणना फेल रही थी। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेंसस या सबसे पहले जनगणना किस वॉइसरॉय के टाइम हुई थी, तो किस वॉइसरॉय के टाइम हुई थी? लॉर्ड मयू के टाइम हुई थी। ओके, इन्हीं के टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बना था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ कि किसके टाइम क्या हो रहा है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया, सेंसस। ठीक है, ये मयू के टाइम बना था। ठीक है, और ये लॉर्ड मयू की हत्या की गई थी। ठीक है, इनकी हत्या अंडमान में हुई थी, असैसिनेट किया गया था अंडमान में। ठीक है, शेर अली के द्वारा। ठीक है, ये एक पठान थे। ठीक है, एक पठान के द्वारा, शेर अली के द्वारा इनका मर्डर किया गया था, असैसिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड मयू के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से लेके 1876 तक रहा इनका। ठीक है, अब इनके इस टाइम 2 ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई थी। एक तो जो प्रिंस वेल्स थे वो इंडिया आए थे। ठीक है, 1875 में, और कुका मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे नामतारी कुका मूवमेंट होगी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए इनके फाउंडर कौन है। ये जैसे वहाबी मूवमेंट मैंने पीछे बताई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए इंडियन सोसाइटी में। ये इन सब के आपको फाउंडर पता होने चाहिए। और इसकी आप हमारे जो एग्ज़ाम की क्लास ऐप है, इसमें हमारी PDF अवेलेबल है, जिसमें हमने टू द पॉइंट जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसकी जो PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुका मूवमेंट। ठीक है, कुका मूवमेंट का फाउंडर कौन था? पालक सिंह। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल रहा था 1876 से लेके 1880 तक। अब लॉर्ड लिट्टन ऐसे थे जिन्होंने कोई खास काम नहीं करे, मतलब अनपॉपुलर ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसने बेड़ा गर्क करा, मतलब जो कुछ करा सब लॉस में गया। ठीक है, इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिनका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। ठीक है, इनके टाइम भूखमरी फैली थी, रॉयल टाइटल्स एक्ट लेके आए थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक्ट लेके आए थे जिसके कारण नुकसान हुआ, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत को बहुत बड़ा धक्का दिया था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, कैसे? लॉर्ड लिट्टन के टाइम क्या हुआ था कि भूखमरी फैल गई थी, क्योंकि 2 साल में 2 बार मानसून ना होने के कारण ड्रॉट फैल गया था, ड्रॉट आ गया था, मतलब सूखा पड़ गया था।
और भारत का जो खेती बाड़ी है वो मॉनसून पे डिपेंड थी, ठीक है। इसके जब सूखा पड़ गया उसके कारण भुखमरी फैल गई, और ऊपर से लॉर्ड लिटन ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे और ज़्यादा, ठीक है। इसके कारण वो किसान कहाँ से टैक्स पे करते जब उनकी खेती ही नहीं हुई, ठीक है। उसके कारण भुखमरी फैल गई। दूसरा ये भी कारण था कि जो ब्रिटिश थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ज़्यादा जोर दिया किसानों को कैश क्रॉप लगाने के लिए। कैश क्रॉप वो होती है जिसको हम खा नहीं कर सकते, कमर्शियली बेचा जा सकता है, जैसे इंडिगो, सिल्क की खेती, ठीक है, ऐसे हनी की खेती, तो ऐसे कुछ मतलब ओपियम की खेती, ठीक है, जो खाई नहीं जाती, ठीक है। किसान क्या करते थे, व्हीट और राइस वगैरह, चावल की खेती, कनक की खेती करते थे और उसको जमा कर लेते थे कि पूरे साल में अगर जब उनको मतलब कि खाना हुआ तो उनके पास गोदाम में ये इतना अनाज है उनके पास। लेकिन ब्रिटिश ने आके उनको ज़बरदस्ती दूसरी फसलें लगाने की बोला, जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ट्रेड के लिए थी, ठीक है। तो कॉटन होगी, जैसे सिल्क हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ, जो किसान थोड़ी सी जगह पे अनाज लगाते थे वो भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनकी ज़मीन छीन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के कारण, ठीक है। तो इस टाइम क्या बहुत बड़ी भुखमरी फैल गई। ये स्पेशली फैली बॉम्बे में, मद्रास, मैसूर, साउथर्न इंडिया में ज़्यादा फैली, और थोड़े पंजाब के एरिया में भी इसका असर हुआ, ठीक है। इसके कारण लगभग 10 मिलियन लोग भुखमरी से मर गए। 10 मिलियन लोग मर गए। जब एक तरफ भुखमरी से इतने लोग मर रहे थे, उसको लॉर्ड रिपन को किसी की कुछ नहीं पड़ी थी। उसने दिल्ली दरबार सजाया, ठीक है, दिल्ली दरबार सजाया। उसमें क्वीन, मतलब जो ब्रिटिश की क्वीन थी, उसको बुलाया गया, ठीक है, जिसमें मिलियन, बहुत ज़्यादा इंडिया का ही पैसा खर्च किया गया। एक तरफ भुखमरी फैली हुई थी, दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन बहुत सारे पैसे खर्च के, मतलब बड़े बड़े दिल्ली दरबार टाइप प्रोग्राम अरेंज कर रहा था और इंडिया पे बहुत ज़्यादा भारत के लोगों पे टैक्स लगा रहा था, ठीक है। इसी टाइम एक रॉयल टाइटल एक्ट पास किया गया 1876 में, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है, उस टाइम जो ब्रिटिश की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया केसरी हिंद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया ये क्वेश्चन। कैसे आता है कि केसरी हिंद जो टाइटल दिया गया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को, वो किसके टाइम में दिया गया, लॉर्ड लिटन के टाइम। केसरी हिंद का मतलब ये था कि भारत की जो रानी है वो किसे बोला जाएगा, क्वीन विक्टोरिया। जो ब्रिटिश की रानी है उसको भारत की रानी बोला जाएगा, डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो इसी टाइम इन्होंने दिल्ली दरबार भी लगाया, ठीक है, जब केसरी हिंद का टाइटल दिया गया, ठीक है। उसके थोड़े साल बाद 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है। दिल्ली दरबार में दोबारा क्वीन विक्टोरिया को ये टाइटल दिया गया, ठीक है, डिक्लेयर किया, जो टाइटल डिक्लेयर किया गया था उसकी। और लॉर्ड लिटन की दो ऐसी पॉलिसियाँ थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वॉइस रॉय ने पास किया था, लॉर्ड लिटन ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्या था, इसका भी बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। का मतलब क्या था, इसका विद्रोह क्यों हुआ? इसके विद्रोह का मेन रीज़न था कि कोई भी जो भारत में जो अखबार छपते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर है, वो कोई भी ना ही ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ना ही लॉर्ड लिटन के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिख सकते हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिश के खिलाफ या ईस्ट इंडिया के खिलाफ या लॉर्ड लिटन के खिलाफ कोई लिखते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके न्यूज़पेपर को कम्प्लीटली बैन किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, गैगिंग एक्ट। तो एग्जाम में ये भी आपको आ सकता है, गैगिंग एक्ट किसे बोलते हैं, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैगिंग एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम छीन रहा है प्रेस की, ठीक है, जो लिखने की फ्रीडम है। उसके बाद आर्म्स एक्ट पास किया गया, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पास हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट के अंडर ये था कि कोई भी भारत में कोई भी जो है वेपन या हथियार नहीं रख सकता बिना परमिशन के, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे उसको वेपन खरीदना है, चाहे वेपन बेचना है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। ये था आर्म्स एक्ट का। सेकंड अफगान वार हुई थी लॉर्ड लिटन के टाइम, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा भारत का नुकसान हुआ, बहुत सारा पैसा इसमें चला गया, ओके। और क्या हुआ था, इस टाइम अलीगढ़ कॉलेज बना था 1877 में ही, लॉर्ड लिटन के टाइम में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और लॉर्ड लिटन ने और क्या पूरा किया था, और लॉर्ड लिटन ने क्या था, जो सिविल सर्विस, ठीक है, जो सिविल सर्विस थी, ठीक है, उसको परमिशन मिल गई थी कि इंडियंस भी सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे IPS IAS का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन लॉर्ड लिटन ने क्या करा, इसकी एज रिड्यूस कर दी इंडियंस के लिए, ठीक है। पहले एज थी 21, अगर 21 की एज है तो आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन लॉर्ड लिटन ने इस एज को रिड्यूस करके
ठीक है 19 साल कर दी, ठीक है कि मतलब 19 साल की उम्र होगी तभी आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हो, इसके बाद नहीं दे सकते, ठीक है। तो एज रिड्यूस कर दी गई ताकि कम से कम इंडियन इसमें पार्टिसिपेट कर सके। 19 साल की उम्र तक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहले क्या था 21 साल की उम्र तक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ थे लॉर्ड लिटन के, ठीक है। और इसी टाइम जब उसने भुखमरी फैली थी तो फेमाइन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई थी जो देखेगा कि ये भुखमरी क्यों फैली है इतनी ज़्यादा, ठीक है। चाहे कोई उसका रिजल्ट ना लिख रहे लेकिन नाम के लिए ये कमेटियाँ बनाते थे, ठीक है। फेमाइन कमीशन बनाई गई, जिस फेमाइन कमीशन का इंचार्ज कौन था, हेड कौन था, रिचर्ड, ठीक है। रिचर्ड इसके हेड था, स्ट्रैची, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रैची। तो ये था मतलब लॉर्ड लिटन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पूछेगा फेमाइन कमीशन का हेड कौन था, इंचार्ज कौन था, ये देखने के लिए भुखमरी क्यों फैली है, रिचर्ड, ठीक है। आर्म्स एक्ट पास हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम, और जो क्वीन विक्टोरिया उसको केसरी हिंद मतलब खिताब से नवाजा गया था किसके टाइम, लॉर्ड लिटन के टाइम। अलीगढ़ कॉलेज बना था लॉर्ड लिटन के टाइम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉर्ड लिटन के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद है लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन ने ज़्यादातर काम किए थे इंडिया के फेवर में। इवन लॉर्ड रिपन के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बोला था कि अब तक जितने भी वॉइस रॉय हैं, जितने भी टोटल वॉइस रॉय हुए हैं, सबसे प्यारा और ग्रेटेस्ट वॉइस रॉय कौन है, ठीक है, कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट आ सकती है मदन मोहन मालवीय ने किस वॉइस रॉय के बारे में बोला था कि सबसे ग्रेटेस्ट और बिलव्ड, सबसे प्यारे जो वॉइस रॉय अब तक हुए हैं वो कौन से। अब तक का मतलब ये नहीं कि लॉर्ड रिपन तक, टोटल जितने वॉइस रॉय हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन तक सबसे प्यारा कौन था, लॉर्ड रिपन था। उसके कई रीज़न थे। पहला रीज़न कि इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था। फर्स्ट एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा पास किया गया था। इसमें स्पेशली उन्होंने चाइल्ड पे ध्यान दिया था, बच्चों पे, ठीक है। बच्चों की जो वर्किंग कंडीशन है उस पर ध्यान दिया था, उनको रिड्यूस करा था, ठीक है, जो वर्किंग आ रहा है काम करने के। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन में अभी मैंने कराया था कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करा था, जिसे गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी इंडियन प्रेस है वो अपनी फ्रीडम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लिबरल थे। इनको इसलिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। पीछे भी हमने मेट कैफे के बारे में पढ़ा था, उनको भी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है और इनको भी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस लॉर्ड रिपन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसको हटा दिया था। लिबरेटर की जो फ्रीली जो सोचता है कि मतलब कि फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ना कि उनको कंट्रोल करना चाहिए, ओके, इसलिए लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और लॉर्ड रिपन को सेल्फ गवर्नमेंट भी लाए थे, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत सिस्टम है, ठीक है, पंचायत सिस्टम के जो आम गांव वगैरह है उनको अपने मसले खुद सॉल्व करने देने चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पंचायत सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए इसका सबसे पहला आइडिया किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कौन सा वॉइस रॉय था जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट का लेके आए थे इंडिया में, कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन भी बनाया था जिसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। अब ये याद रखना बात, हंटर कमीशन दो है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। दो हंटर कमीशन के नाम से जाने जाते हैं। एक हंटर कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के कारण, ठीक है, उसकी इंक्वायरी के लिए, जलियांवाला बाग की इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन बनाया था। एक हंटर कमीशन बनाया गया था एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, ओके। ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं आएंगे, वो लिखेगा हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, या तो जलियांवाला बाग के बारे में लिखेगा तो आपको वही ऑप्शन लगाना है कि जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें बेकसूर लोग मारे गए थे, उसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन बनाया था। और या फिर ये एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए एक और हंटर कमीशन बनाया गया था, नाम सेम है, ऑप्शन देख के टिक लगाना, ओके।
नेक्स्ट इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम आई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी सीपी इल्बर्ट जो थे, इल्बर्ट आएगा यहाँ पे, लिबरेटर इल्बर्ट आएगा, ठीक है। जो इल्बर्ट थे, ठीक है, सीपी इल्बर्ट, वो ये बिल लेके आए थे। इस बिल के अकॉर्डिंग जो इंडियन जजेस थे, ठीक है, जो यूरोपियन थे, मतलब जो बाहर के विदेशी लोग थे, ब्रिटिश से लोग आए थे, जब ब्रिटिश ने और कई लोग हायर करे थे इंडिया में काम करने के लिए, अब वो कोई ना कोई क्राइम कर देते, फ्रॉड कर देते, उनके केस तो इंडिया की अदालतों में भी हो गए, लेकिन उनके जज जो थे ना वो ब्रिटिश के ही होते थे, क्योंकि ब्रिटिश के जज ब्रिटिश के लोगों के केस देखते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल का जो बिल आया था, इसमें था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियन लोग, जो बाहर के विदेशी लोग हैं, उनके केस भी देख सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश थे, कुछ ब्रिटिश के जो लोग थे, उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। वो बोले ये तो हमारी बेइज्जती है, इंडियन को वो तो सुपीरियर समझते नहीं थे, वो इन्फीरियर समझते। वो सोचते इंडियन इतने लाइक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है कि इनको बड़ी पोस्टें दें, और ये इंडियन हमारे केस लड़ेंगे, ये उनको कभी मंजूर नहीं था। वो अपनी बेइज्जती समझते थे कि हम ज़्यादा सुपीरियर है, विदेशी लोग हमारे केस इंडियन जज ट्राई करेंगे, ठीक है, ये लायक हैं कि हमारे केस लड़ सकें, इवन चाहे हम क्रिमिनल हैं, ठीक है, और हमने कोई क्राइम भी करा तब भी। तो वो यही चाहते थे कि हमारे केस विदेशी जज ही लड़े, ब्रिटिश के जज ही लड़े। तो इसलिए ये बिल वापस ले लिया गया। ये बिल कंट्रोवर्सी क्यों हुआ, क्योंकि इस बिल को वापस ले जाने के कारण बहुत सारे जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह करा था कि ये भेदभाव जो कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। इंडियन जजेस भी अगर ट्राई कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनके केस लड़ लेंगे। तो इसी के कारण बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उसमें से मेन रीज़न ये भी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। और एक और कि फर्स्ट सेंसस, एक तो पीछे मैंने बताया था लॉर्ड मयू के टाइम सेंसस हुआ था, लेकिन वो फेल रहा था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा सेंसस हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम, ये सक्सेसफुल रहा था। ये हुआ था सेंसस 1881 में। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1877 में, लॉर्ड मयू के टाइम हुआ था, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, फेल रहा था। जनगणना जिसे कहते हैं, काउंटिंग करनी, मतलब आबादी काउंट करनी, ठीक है। दूसरा हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम, ये सक्सेसफुल रहा था, ये 1881 में हुआ था, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखने। कई बार सेंसस में से जो इंडियन जीके में उसमें आ जाता है कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1871 में हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, फेल हुआ था। पहला हुआ था 1871 में, ठीक है। दूसरा सेंसस हुआ था 1881 में, ये सक्सेसफुल रहा था, इसमें सही से जनगणना की गई थी, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। तो ये सारे पॉइंट लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद रखने हैं। सबसे प्यारा कौन वॉइसरॉय रहा है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। हंटर कमीशन बना था, इल्बर्ट बिल, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करा था, वो वापस लिया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, ओके। लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है लॉर्ड डफिन। लॉर्ड डफिन का कार्यकाल रहा था 1884 से लेके 1888 तक। इस टाइम थर्ड बर्मा वार हुई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वैसे तो लॉर्ड डफिन इसके खिलाफ थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के खिलाफ थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 1885 में हुई। किसके टाइम हुई, लॉर्ड डफिन के टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होते हैं उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, एओ ह्यूम, ठीक है। या फिर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लखनऊ, मतलब किस में गरम दल नरम दल अलग हुए थे, किस सेशन में गरम दल नरम दल इकट्ठे हुए थे, किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, किस सेशन में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट चुने गए थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई थी, फर्स्ट इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई थी, ठीक है। ऐसे करके फर्स्ट मतलब कम एज में बनने वाले प्रेसिडेंट कौन बने थे, या गांधी जी किस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। ऐसे क्वेश्चन बार बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो हम एग्जाम की क्लासेस में, या फिर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी अलग से क्लास प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे अगर आपको सिर्फ PDF या कंटेंट पढ़ना है इसका, ठीक है, टू द पॉइंट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वो भी एग्जाम की क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आपको जो हमारा गिवन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हो, ओके।
तो लॉर्ड डफिन के टाइम ये हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडॉन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडॉन वाइसरॉय थे 1888 तक 1894 तक, ठीक है। इनके टाइम क्या खास हुआ था? अब ये दोनों लॉर्ड एलिंगडन दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे। लैंसडॉन के टाइम, ठीक है, इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 की स्थापना, मतलब इंडियन कौंसिल एक्ट आया था। जो 2 ब्रिटिश को मारा गया था चपेरकर बदर के द्वारा, वो इसमें आएगा, लॉर्ड एलिंगडन के टाइम आएगा, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है। हम सीधा क्या आएगा वो पढ़ेंगे। लॉर्ड लैंसडॉन के टाइम इंडियन कौंसिल एक्ट आया था 1892 में, ठीक है। और डुरंट कमीशन बनाया गया। डुरंट कमीशन, डुरंट लाइन बाउंड्री खींची गई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इंडिया और ये अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाई गई थी, ठीक है। आज भी कई बार बोलते हैं डुरंट लाइन कमीशन, डुरंट जो बाउंड्री है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर में। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि इंडिया देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बीच में क्या आ गया? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान से सीधा नहीं लगता, यहाँ पे POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। ये लाइन अफगानिस्तान से लगती है, POK के साथ ऐसे इंडिया लगता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से डायरेक्ट लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जैसे मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन किस किस कंट्री के बीच का बॉर्डर है, किस किस देशों को जोड़ता है, ठीक है। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, इस साइड चाइना और इंडिया के बीच के बॉर्डर है, ठीक है। और रेड क्लिफ लाइन, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसका बॉर्डर है? इंडिया और पाकिस्तान का। और जो डुरंट लाइन है वो इंडिया, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान और POK का, क्योंकि इंडिया अब सीधा नहीं लगता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लगता है। ओके, तो ये कब बना था? लैंसडॉन के टाइम, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है, इसमें डुरंट कमीशन, और इस टाइम सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था, इस टाइम सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था लैंसडॉन के टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड एलिंगडन के टाइम, ठीक है। इनके टाइम क्या हुआ था? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बस इसके टाइम 2 ब्रिटिशर को मारा गया था चपेरकर बदर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ये पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तीनों लॉर्ड कर्जन के टाइम हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये कवर होगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो नेक्स्ट हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो हमारे वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम कोशिश करते हैं आपके लिए वो टॉपिक कवर करें जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो, ओके। जो ज़्यादातर वो क्या फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, जो चाहे आपके पंजाब के एग्ज़ाम में आए, चाहे हरियाणा के, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे इंडिया भारत का सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सभी में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं UPSC से लेके क्लर्क के एग्ज़ाम तक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। और न्याय तहसीलदार, PPS की आपको किसी भी एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, हमारे गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।